तो देखो केमिकल काइनेटिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन भी चैप्टर को बोलते हैं, चैप्टर नंबर 4 है ये। फिजिकल के हमारे पास 4 चैप्टर थे केमिस्ट्री में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। ये फोर्थ चैप्टर लास्ट चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का। रेट ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं, केमिकल काइनेटिक्स भी बोलते हैं। इसको पढ़ने की क्या जरूरत होती है भाई? केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन किस स्पीड से हो रहा है उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत तरीके के रिएक्शन होते हैं। कुछ रिएक्शन तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो जाते हैं, विद इन ए सेकंड हो जाते हैं, ठीक है। आप तुरंत आप मिक्स करोगे, रिएक्टेंट मिक्स करोगे, 100% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा विद इन ए सेकंड। ऐसे रिएक्शन जो विद इन ए सेकंड कंप्लीट ही हो गए, 100% खत्म ही हो गए, सारे रिएक्टेंट खत्म, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, तो ऐसे रिएक्शन की स्पीड निकालने की कोई जरूरत ही नहीं, ठीक है। क्योंकि इतनी फास्ट होते हैं रिएक्शन, इतनी फास्ट होते हैं रिएक्शन की स्पीड निकालना पॉसिबल भी नहीं है, और निकाल के करेंगे क्या, ठीक है। कुछ रिएक्शन होते हैं जो काफी स्लो होते हैं, बहुत ही स्लो होते हैं, जैसे रस्टिंग, कोरोजन। रस्टिंग और कोरोजन को 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर भी लग सकते हैं, तो काफी स्लो रिएक्शन होते हैं। ऐसे केमिकल रिएक्शन की भी स्पीड निकाल के कोई फायदा नहीं है, और निकालना भी बड़ा मुश्किल है, ठीक है। हम कुछ ऐसे रिएक्शंस की बात करेंगे जो इंटरमीडिएट स्पीड से प्रोसीड करते हैं, यानी अभी आपने रिएक्टेंट डाले हैं, रिएक्शन चल रहा है, और 3-4 घंटे के बाद 100% रिएक्शन कंप्लीट होगा। 3-4 घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद 100% रिएक्शन कंप्लीट होगा, या 8 घंटे के बाद। तो ऐसे रिएक्शन जो होते हैं, तीन कैटेगरी में रिएक्शन की स्पीड हो सकती है। 3 कैटेगरी में रिएक्शंस को क्लासिफाई कर रखा है, ठीक है। जो हाई स्पीड से रिएक्शन प्रोसीड करते हैं, वेरी हाई स्पीड से रिएक्शन जो प्रोसीड करते हैं, यानी जो इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, विद इन ए सेकंड यानी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। वो रिएक्शन जैसे एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, तो बॉम्ब का जो एक्सप्लोजन है वो भी एक केमिकल रिएक्शन ही है। तो 100% रिएक्शन, पूरे 100% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए विद इन ए सेकेंड। तो केमिकल रेट ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड करेंगे? स्पीड ऑफ रिएक्शन फाइंड नहीं कर सकते, वो तो विद इन ए सेकेंड हो गया, ठीक है, तुरंत हो गया, पल पल में रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो जो आयनिक रिएक्शन होते हैं वो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होते हैं, वो बहुत फास्ट रिएक्शन होते हैं, ठीक है, बहुत स्पीडली वो प्रोसीड करते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही रिएक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। कुछ रिएक्शन है जो बहुत स्लो स्पीड से प्रोसीड करते हैं, तो वेरी स्लो रिएक्शंस भी होते हैं, और कुछ रिएक्शंस होते हैं जो इंटरमीडिएट स्पीड से प्रोसीड करते हैं। तो 3 कैटेगरी में केमिकल रिएक्शन है, जो जिनका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत हाई होता है, यानी जो बहुत हाई स्पीड से प्रोसीड करते हैं, वो रिएक्शन है हमारे पास। दो जो बहुत स्लो स्पीड से प्रोसीड करते हैं, ठीक है, जो बहुत जिनका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही कम होता है, बहुत ही स्लो होता है, वो रिएक्शन है। और जो इंटरमीडिएट स्पीड से प्रोसीड करता है, मीडियम स्पीड से प्रोसीड करता है, बहुत हाई भी नहीं है, बहुत स्लो भी नहीं है। तीनों के एग्जाम्पल मैं बता सकता हूँ। जैसे बहुत हाई स्पीड से जो रिएक्शन प्रोसीड करते हैं, उनमें आप एक्सप्लोजन भी देख सकते हो, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब जो होता है, जैसे टीएनटी होता है, ट्राई नाइट्रोटोलिन होता है, टीएनटी, तो उसका एक्सप्लोजन होता है, तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो वो विद इन ए सेकेंड हो जाता है वो पूरा केमिकल रिएक्शन। बहुत ही स्लो स्पीड से जो रिएक्शन प्रोसीड होते हैं, उसमें हम बात करते हैं तो हमने देखा रस्टिंग ऑफ आयरन है या कोरोजन है। इंटरमीडिएट स्पीड से जो रिएक्शन प्रोसीड करते हैं, हमें तो उसमें इंटरेस्ट है, यानी जो रिएक्शन बहुत फास्ट भी नहीं है, बहुत स्लो भी नहीं है, एक मीडियम स्पीड से, मॉडरेट स्पीड से प्रोसीड कर रहे हैं। जैसे कि अभी आपने रिएक्टेंट डाला है किसी कंटेनर में, और वो रिएक्शन प्रोसीड होते होते 100% रिएक्शन कंप्लीट होने में 7-8-10 घंटे लग जाते हैं, 5 घंटे, 4 घंटे, ठीक है, यानी एक इंटरमीडिएट टाइम लगता है। बहुत हाई स्पीड भी नहीं बोल सकते, बहुत स्लो स्पीड भी नहीं बोल सकते। हाई स्पीड विद इन ए सेकेंड हो जाएगा, मोमेंट्री टाइम लगेगा, पल भर में कंप्लीट हो जाएगा। बहुत स्लो स्पीड के रिएक्शन महीने लग जाएंगे, साल लग जाएंगे। इंटरमीडिएट स्पीड से जो रिएक्शन प्रोसीड करेगा उसे कुछ घंटे लगेंगे, ठीक है। तो हम इंटरमीडिएट स्पीड से जो रिएक्शन होते हैं,
हम उन्हीं की स्पीड निकाल सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमें स्पीड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन पढ़ना है, जिसे रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। मैं जैसे एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट कर रही है और क्या बना रही है बेटा? हाइड्रोजन क्लोराइड बना रही है। क्या बना रही है? हाइड्रोजन क्लोराइड बना रही है। तो हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करके क्या बना रही है? हाइड्रोजन क्लोराइड बना रही है। तो ये एक रिएक्शन है। और भी आप रिएक्शन ले सकते हो, ठीक है। और भी आपके रिएक्शन हो सकते हैं, जैसे कि डाइनाइट्रोजन डाइहाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है बेटा? अमोनिया गैस बन रही है। कौन सी गैस बन रही है? अमोनिया गैस बन रही है। तो N2 आपकी डाइनाइट्रोजन है, वो डाइहाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रही है और क्या बन रही है? अमोनिया बन रही है। डाइनाइट्रोजन भी गैस है, डाइहाइड्रोजन भी गैस है, अमोनिया भी गैस है। गैसीय स्टेट में रिएक्शन हो रहा है। तो सॉल्यूशन स्टेट में भी हो, सॉल्यूशन फेज में भी हो सकता है। अभी मैंने गैसीय फेज का ले लिया, तो गैसीय फेज का ले लिया है। तो आपको पता है जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या होता है? यानी स्पीड ऑफ ए रिएक्शन, स्पीड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, स्पीड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो स्पीड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, स्पीड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन को हम रेट ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं। तो चाहे आप बोलो स्पीड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, या बोलो रेट ऑफ रिएक्शन, या रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, स्पीड बोलो या रेट बोलो, एक ही बात है। स्पीड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन बोलो या रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन बोलो, यानी रेट ऑफ रिएक्शन बोलो, सॉरी, ठीक है। तो जो स्पीड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन होता है वो होता है आपका चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में चेंज इन टाइम, अपॉन में चेंज इन टाइम। प्रोडक्ट की कितनी कंसंट्रेशन चेंज हुई है, कितने समय में चेंज हुई है, ठीक है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में चेंज इन टाइम क्या होता है? स्पीड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, स्पीड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन होता है। तो यहाँ देखो रिएक्टेंट कौन है और प्रोडक्ट कौन है। तो मैंने बताया ये एक केमिकल रिएक्शन है। डाइनाइट्रोजन रिएक्टेंट है, डाइहाइड्रोजन रिएक्टेंट है और अमोनिया क्या है? प्रोडक्ट है। तो डाइनाइट्रोजन डाइहाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रही है बेटा? अमोनिया बना रही है। अमोनिया हमारा प्रोडक्ट हो गया, तो अमोनिया हमारा प्रोडक्ट है और डाइनाइट्रोजन डाइहाइड्रोजन हमारा जो है वो रिएक्टेंट है। क्या है? रिएक्टेंट है। तो ये हमारा रिएक्टेंट है। दो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट दो है, डाइनाइट्रोजन और डाइहाइड्रोजन। प्रोडक्ट एक सिंगल प्रोडक्ट है, अमोनिया। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो मैंने आपको बता रखा है बेटा, इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है, केमिस्ट्री में हम लेते हैं इसे एक्टिव मास भी बोल देते हैं कई बार, लेकिन वैसे ये होता है मोलर कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन, मोलैरिटी। तो जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है ये आपके लिए क्या होता है? मोलर कंसंट्रेशन, यानी क्या होती है? मोलैरिटी होती है। तो NH3 अगर मैंने लिखा है तो इसका मतलब अमोनिया है, लेकिन मैंने इस पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया है तो इसका मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। अगर मैंने नहीं लगाया है तो ये सिर्फ अमोनिया है, लेकिन अगर मैंने स्क्वायर लगा दिया है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया है, कैसा ब्रैकेट? स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, या सीधा बोल दो मोलैरिटी ऑफ अमोनिया, या बोल दो एक्टिव मास ऑफ अमोनिया, या कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। तो आपको पता है डेल्टा मतलब क्या होता है? डेल्टा मतलब होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। तो ये प्रोडक्ट है। क्या है? ये प्रोडक्ट है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में चेंज इन टाइम ही क्या होता है? स्पीड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो स्पीड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन जो होता है वो होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में चेंज इन टाइम। स्पीड को हम रेट भी बोलते हैं,
तो रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इक्वल होता है किसके बराबर, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में चेंज इन टाइम। प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रोडक्ट आपका अमोनिया है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन में चेंज इन टाइम, अपॉन में चेंज इन टाइम। तो चेंज इन टाइम में देख लेते हैं, अब इसको हम समझते हैं थोड़ा। मान लो जब टाइम t1 था, मान लो आपने एक्सपेरिमेंट शुरू किया, तो आपने एक्सपेरिमेंट कोई शुरू किया, तो आपने क्या काम किया कि एक कंटेनर लिया, कंटेनर में आपने 12 बजे, कितने बजे, 12 बजे, 12:0 और 00 सेकेंड, तो 12:0 और 00 सेकेंड पे आपने क्या काम किया, उस कंटेनर के अंदर डाइनाइट्रोजन गैस डाली और डाइहाइड्रोजन गैस डाली। क्या डाली, डाइनाइट्रोजन गैस डाली और डाइहाइड्रोजन गैस डाली। अभी मैंने इक्वेशन बैलेंस नहीं किया, तो बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस करने के लिए आप कर सकते हो कि ये 2 मोल, ये 3 मोल, ये 1 मोल, यानी 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल डाइहाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी तो 2 मोल अमोनिया बनेगी। 1 मोल डाइनाइट्रोजन 3 मोल डाइहाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी तो 2 मोल क्या बनेगी, अमोनिया बनेगी। तो 2 मोल आपकी अमोनिया बनती है। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। मान लिया हमारे पास एक कंटेनर था, उस कंटेनर में कुछ भी नहीं था, हमने उसके अंदर डाइनाइट्रोजन गैस डाल दी और डाइहाइड्रोजन गैस डाल दी। तो उस कंटेनर में हमने रिएक्टेंट डाल दिए। कितने बजे डाले रिएक्टेंट, 12 बजे, तो हमने 12 बजे रिएक्टेंट डाल दिए। तो 12 बजे रिएक्टेंट डाल दिए, थोड़ी देर बाद मान लो 12:10, कितने, 12:10, तो 12:10 पे हमने कंसंट्रेशन देखी। तो यानी 12:10 पे, 12:10 पे हमने उसकी कंसंट्रेशन देखी। किसकी कंसंट्रेशन देखी, अमोनिया की कंसंट्रेशन देखी। तो अमोनिया की जो कंसंट्रेशन थी, अमोनिया की जो कंसंट्रेशन थी वो उस समय मान लो कितनी थी, 0.1 मोल पर लीटर थी। बेटा कितनी थी, 0.1 मोल पर लीटर थी। तो 0.1 मोल पर लीटर थी। कुछ समय बीता, कुछ समय बीता, अब जो थोड़ी देर बाद T2 टाइम बाद, अब T2 टाइम कितना, मान लो 12:30, कितना, 12:30 बाद हमने अमोनिया की दोबारा कंसंट्रेशन मेजर की। T1 टाइम पे अमोनिया की कंसंट्रेशन थी 0.1 मोल पर लीटर, और T2 टाइम पे अमोनिया की जो कंसंट्रेशन है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन हो गई अमोनिया की और ये फाइनल कंसंट्रेशन हो गई अमोनिया की। बेटा आपको पता होना चाहिए किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज करती है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। तो जिस कंटेनर में ये रिएक्शन हो रहा है, जिसमें रिएक्टेंट डाइनाइट्रोजन डाइहाइड्रोजन है, 2 रिएक्टेंट है और एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है अमोनिया, हमने T1 टाइम जो कि 12:10 था, तब हमने देखा कि अमोनिया की जो कंसंट्रेशन थी उस समय, उस पल कितनी थी, 0.1 मोल पर लीटर थी। तो ये अमोनिया की इनिशियल कंसंट्रेशन थी। क्या थी, ये अमोनिया की इनिशियल कंसंट्रेशन थी, यानी प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन थी। तो इसे इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं हम। प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन है, अमोनिया की इनिशियल कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बोल सकते हैं हम इसको। तो हम चाहे तो इसको जो लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट के लिए P और इनिशियल कंसंट्रेशन के लिए PI या P1 लिख दो, PI लिख दे रहे हैं मान लो, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कितना था, 0.1 मोल पर लीटर। मोलर कंसंट्रेशन, मोलैरिटी की बात हो रही है, जब समय कितना था, 12.10 मिनट था।
जब कुछ समय बीत गया, कितना समय बीत गया, 20 मिनट बीत गए, 20 मिनट बाद टाइम कितना हो गया, 20 मिनट बाद जो टाइम है, 20 मिनट बाद जो टाइम है वो कितना हो गया, 12:30 हो गए। 12:30 पर हमने दोबारा अमोनिया की कंसेंट्रेशन चेक की। तो 12:30 पर हमने जब अमोनिया की दोबारा कंसेंट्रेशन चेक की तो अब कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो अब मान लो जो कंसेंट्रेशन हो गई, वो कंसेंट्रेशन हो गई आपकी 0.9 मोल पर सेकेंड, ओ 0.9 मोल पर लीटर, 0.9 मोल पर लीटर। तो ये क्या है, ये प्रोडक्ट की फाइनल कंसेंट्रेशन है। तो इसे P2 बोलो या आप PF बोलो, फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट भी पता है हमें, फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट भी पता है हमें। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन दो तरीके का होता है। जो अभी मैं निकालने जा रहा हूं, ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन तो डायरेक्ट ही निकाला जा सकता है। चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में चेंज इन टाइम, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में चेंज इन टाइम। चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट निकालते हैं। तो चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अगर मैं निकालूं तो निकालते हैं, तो ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है। क्या है? एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या हो जाएगा? चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कितना आएगा, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन में चेंज कितना आएगा बेटा, फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट PF माइनस इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट PI। PF क्या है बेटा? फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। PI क्या है? इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो PF है फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, PI क्या है? इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो ये आ जाएगा चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो होता है, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो होता है, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो होता है, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को हम डेल्टा पी भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डेल्टा पी भी लिखते हैं। अब क्योंकि ये कंसेंट्रेशन होती है तो कंसेंट्रेशन को हम ऐसे लिखते हैं बेटा, हमेशा कंसेंट्रेशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट से लिखेंगे। तो सिर्फ P1 नहीं लिख सकते, ये तो प्रोडक्ट हुआ इनिशियल। तो कंसेंट्रेशन के लिए हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट रहता है। क्या रहता है? स्क्वायर ब्रैकेट। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये किसके लिए सिंबल है? स्क्वायर ब्रैकेट जो सिंबल होता है ये होता है कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो ये कंसेंट्रेशन का सिंबल है। तो प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन की बात हो रही है तो P, और इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की बात हो रही है तो PI लिखो या P1 लिखो। तो समझने वाली बात है, स्क्वायर ब्रैकेट किसके लिए है? कंसेंट्रेशन ऑफ, कंसेंट्रेशन के लिए है। कौन सी कंसेंट्रेशन? मोलर कंसेंट्रेशन, मोलैरिटी के लिए। R लिखेंगे तो क्या है? कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। P लिखेंगे तो क्या है? कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है। P1 लिखेंगे तो इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, या PI लिखोगे तो इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है। ऐसे ही अगर हम क्या लिख दें, ये है चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, P लिख दिया तो चेंज इन, ये चेंज इन कंसेंट्रेशन, ये क्या है? चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी चेंज बोल रहा हूं मैं, ये है कंसेंट्रेशन, मोलर कंसेंट्रेशन, और ये लिख दिया तो कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और ये लिखा PF तो फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो ये आ जाएगा चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो PF माइनस PI होता है। ऐसे नहीं लिख सकते, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट ही क्या बताता है? कंसेंट्रेशन बताता है। क्या बताता है भाई? कंसेंट्रेशन बताता है।
तो यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा? वैसे तो यही है, आपने अब तक पढ़ा है कि भाई फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब क्योंकि कंसंट्रेशन है इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। इसका मतलब कंसंट्रेशन और पीएफ का मतलब फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो ये फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो होता है ये मतलब कंसंट्रेशन, पी मतलब प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, और डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम देखते हैं बेटा, चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम का मतलब है टाइम टेकन। टाइम टेकन कितना जाएगा? चेंज इन कंसंट्रेशन और चेंज इन टाइम जो होता है वो क्या होता है? फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, यानी T2 माइनस T1। तो ये चेंज इन टाइम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेल्टा टी बोलते हैं। तो बहुत आसान है। चेंज इन टाइम क्या होगा? फाइनल टाइम क्या है? T2 माइनस इनिशियल टाइम क्या है? T1। वो कितना होगा? डेल्टा टी, यानी चेंज इन टाइम। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा? फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? डेल्टा पी हो जाएगा। डेल्टा मतलब चेंज, और इसका मतलब क्या? कंसंट्रेशन, और पी का मतलब क्या? प्रोडक्ट। अगर आर लिख देता तो क्या होता? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और डेल्टा पी लिख दिया तो क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो जो एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है, एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, वो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में चेंज इन टाइम। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में क्या होता है? चेंज इन टाइम होता है। तो वो कितना आएगा देख लेते हैं बेटा, चेंज कितना हो रहा है, कितना चेंज है यहाँ पे डालते हैं। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो ये आ जाएगा आपका डेल्टा पी, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम क्या होगा? डेल्टा टी अपॉन में क्या होगा? डेल्टा टी। ये होता है। तो चेंज निकाल लेते हैं, कितना आएगा बेटा? चेंज निकाल लेते हैं, चेंज इन टाइम भी निकाल लेते हैं और ये भी निकाल लेते हैं। निकाल सकते हो, बड़े आसान है। फाइनल टाइम कितना था बेटा? फाइनल टाइम था 12:30। तो फाइनल टाइम आपका था 12:30। इनिशियल टाइम कितना था बेटा? इनिशियल टाइम था 12:10। तो 12:10। हमें चेंज इन टाइम से मतलब होता है, हमें घड़ी में कितना टाइम बज रहा है उससे कोई मतलब नहीं होता। तो चेंज इन टाइम कितना हुआ भाई? इनिशियली जब हमने देखा था केमिकल रिएक्शन को, जब हमने उसको स्टडी करना शुरू किया था, तब घड़ी में टाइम हो रहा था 12:10। अब फाइनल टाइम हो गया 12:30। तो चेंज इन टाइम कितना हो जाएगा बेटा? चेंज इन टाइम आ जाएगा 20 मिनट। कितना आ जाएगा? 20 मिनट, यानी 20 मिनट। तो ये चेंज इन टाइम हो गया। ऐसे चेंज इन कंसंट्रेशन भी देख लेते हैं। चेंज इन कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन जो प्रोडक्ट की है यानी अमोनिया की है, वो कितनी है? फाइनल कंसंट्रेशन जब हमने देखा था, शुरू किया था स्टडी करना केमिकल रिएक्शन को, तब अमोनिया की कंसंट्रेशन कम थी, 0.1 मोल पर लीटर थी। अब अमोनिया की कंसंट्रेशन 0.9 मोल पर लीटर है। तो फाइनल कंसंट्रेशन अगर हम देखें तो फाइनल कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की आ गई 0.9 मोल पर लीटर, माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की है वो कितनी है बेटा? 0.1 मोल पर लीटर। फाइनल कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की है 0.9 मोल पर लीटर, और इनिशियल कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की है 0.1 मोल पर लीटर। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो आएगा वो आ जाएगा आपका 0.8 मोल पर लीटर। यानी 20 मिनट का समय बीता, तब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज हुई 0.8 मोल पर लीटर।
ध्यान देना, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो चेंज होती है वो हमेशा इंक्रीज होती है, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो चेंज होती है हमेशा डिक्रीज होती है। क्योंकि जैसे जैसे जब आप कोई केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट कराते हो तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है, यानी दोनों की कंसंट्रेशन में चेंज होता है, प्रोडक्ट में भी और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में भी चेंज होता है। पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम कितना बीत गया बेटा, 20 मिनट टाइम बीत गया और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी इंक्रीज कर गई, 0.8 मोल पर लीटर इंक्रीज कर गई। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन अगर हमें निकालना है केमिकल रिएक्शन, तो वह चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में चेंज इन टाइम है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी आपका डेल्टा पी आ, क्या आ गया, ये डेल्टा पी आ गया, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आ गया। कितना है भाई चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, 0.8 मोल पर लीटर। और हमने एक और चीज देखी कि चेंज इन टाइम कितना आ गया आपका, जो चेंज इन टाइम आया है, चेंज इन टाइम कितना आ गया बेटा, 20 मिनट, तो चेंज इन टाइम आ गया आपका 20 मिनट, 20 मिनट। तो कितना हो जाएगा बेटा, आप इसको करते हैं, कितना हो जाएगा, ये 10, तो ये कितना हो जाएगा 0.4, और ये हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.04 मोल पर लीटर पर मिनट। यानी किस रफ्तार से केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, किस स्पीड से केमिकल रिएक्शन क्या कर रहा है, प्रोसीड कर रहा है। तो जो एवरेज स्पीड है केमिकल रिएक्शन की, जो एवरेज रेट है केमिकल रिएक्शन की, जिस स्पीड से केमिकल रिएक्शन चल रहा है वो है 0.04 मोल पर लीटर पर मिनट। यानी हर एक मिनट में 0.04 मोल पर लीटर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है, उसकी कंसंट्रेशन पे में इजाफा हो रहा है, उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है, कितनी 0.04 मोल पर लीटर हर एक मिनट बाद, हर एक मिनट बाद। इस रेट से, इस स्पीड से केमिकल रिएक्शन क्या कर रहा है, प्रोसीड कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रोसीड कर रहा है। तो ध्यान देना, हमें उन्हीं का केमिकल रिएक्शन की स्पीड निकालनी पड़ती है जिनके लिए क्या होता है बेटा, जिनके जो इंटरमीडिएट स्पीड से केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, प्रोसीड कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, प्रोसीड कर रहे होते हैं। देखते हैं इसमें भी, इस चैप्टर में भी जो चीजें कट गई हैं वो कोलिजन थ्योरी पूरी कट गई है, और आपका जो है अरेनियस इक्वेशन हट गई है, और अरेनियस इक्वेशन पे न्यूमेरिकल हट गए, तो काफी कम ही हो गया है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही है, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें रेट लो। तो थोड़ा रेट लो समझते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेट लो के लिए। तो रेट लो मैं आपको समझाता हूँ। तो रेट लो एक बार समझते हैं, आपको रेट ऑफ रिएक्शन तो समझ आया, तो पहले रेट लो समझते हैं, रेट लो। तो रेट लो जो होता है बेटा वो एक्सपेरिमेंटल एक लॉ है, मतलब एक्सपेरिमेंट से ही निकाला जा सकता है, थ्योरी में नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, तो रेट लॉ को थोड़ा हम समझते हैं। रेट लॉ को समझने के लिए ऐसे समझते हैं, ठीक है, मान लिया हाइपोथेटिकल एक रिएक्शन ले लेता हूं कि एक रिएक्टेंट है ए और दूसरा रिएक्टेंट है बी, एक रिएक्टेंट है ए और दूसरा रिएक्टेंट है बी। अभी इसको भी छोड़ देते हैं, लो छोड़ो इसको। मान लो अमोनिया जो होती है, अमोनिया का ही एग्जांपल है, तो रियल एक एग्जांपल ही ले लेते हैं। तो अमोनिया ले ली मैंने, अमोनिया मेरी क्या है बेटा, रिएक्टेंट है, अमोनिया रिएक्टेंट है। तो अमोनिया को अगर हम क्या करते हैं, हीट करते हैं 1100 केल्विन के आसपास, 1100 केल्विन के आसपास, और कैटलिस्ट यूज करते हैं प्लेटिनम। यानी हमने देखो क्या किया, हम अमोनिया को हीट कर रहे हैं, 1100 केल्विन से ज्यादा का टेम्परेचर है, और प्लेटिनम पीटी हमने इसमें कैटलिस्ट यूज किया है। क्या यूज किया है, कैटलिस्ट यूज किया है। तो अमोनिया का डिकम्पोजिशन शुरू हो जाता है, अमोनिया का
डिकम्पोजिशन शुरू हो जाता है। तो अमोनिया बदल जाएगी डाई नाइट्रोजन में और डाई हाइड्रोजन। अमोनिया कन्वर्ट हो जाती है किसमें, डाई नाइट्रोजन और डाई हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये दो प्रोडक्ट आ गए। तो एक सिंगल रिएक्टेंट है और दो प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट कितने हैं बेटा, दो, और रिएक्टेंट एक सिंगल है। तो रिएक्टेंट एक सिंगल है जबकि प्रोडक्ट हमारे दो हैं। बैलेंस करने के लिए रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए अगर मैं यहाँ 2 लगाऊं तो 2 मोल जो अमोनिया है जब डिकम्पोज होगी तो 1 मोल डाइनाइट्रोजन बनेगी और 3 मोल डाइहाइड्रोजन बनेगी। क्या बनेगी, 3 मोल डाइहाइड्रोजन बनेगी। यानी 2 मोल अमोनिया जब प्लेटिनम की प्लेट पे डिकम्पोज होगी हाई टेम्परेचर पे तो 1 मोल डाइनाइट्रोजन और 3 मोल डाइहाइड्रोजन बनेगी। अमोनिया यहाँ रिएक्टेंट है। तो एक चीज हम समझते हैं, अगर देखो वैसे एक और चीज होती है बेटा, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है। यानी रेट लॉ सीधा कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। तो शुरू में जब हम रिएक्शन स्टार्ट कराते हैं किसी टेस्ट ट्यूब या किसी कंटेनर में, तो क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो शुरू में जो रिएक्शन होता है बड़ा हाई स्पीड से शुरू होता है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की ज्यादा होती है। थोड़ी देर बाद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाती है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज कर जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और डिक्रीज कर जाती है तो रेट ऑफ रिएक्शन और डिक्रीज कर जाता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे केमिकल रिएक्शन आगे प्रोसीड करता है, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते रहते हैं, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती चली जाती है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज करता चला जाता है। यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता चला जाएगा, डिक्रीज करता चला जाएगा, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या करती चली जाएगी, डिक्रीज करती चला जाएगी। यानी किसी कंटेनर या टेस्ट ट्यूब में आपने कोई केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कराया है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। टाइम जैसे जैसे बीतता है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है। क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे डिक्रीज करती चली जाती है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज करता चला जाता है। यानी केमिकल रिएक्शन की स्पीड भी डिक्रीज करती चली जाती है। यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती चली जाती है और रिएक्टेंट की रफ्तार भी धीरे होती चली जाती है, स्लो होती चली जाती है। तो रेट लॉ कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन सीधा ही बोल देते हैं, इसे स्पीड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। स्पीड ऑफ रिएक्शन मतलब वो आप समझना, केमिकल रिएक्शन की बात हो रही है तो बार बार नहीं लिखेंगे। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती चली जाती है जैसे जैसे रिएक्शन आगे प्रोसीड करता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या करती चली जाती है, डिक्रीज करता चला जाता है। देखते हैं इसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे बेटा रिएक्टेंट कौन है, यहाँ पे तो रिएक्टेंट है अमोनिया। क्या है, अमोनिया। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो यहाँ रिएक्टेंट क्या है हमारा, यहाँ रिएक्टेंट है अमोनिया। तो कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया।
अब कंसंट्रेशन को मैंने पहले ही बोला है किससे दिखाते हैं, कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाते हैं, तो इसका मतलब भी होता है कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। अब एक चीज समझते हैं, अगर ऐसा होता कि मैंने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डबल कर दी, यानी पहले अमोनिया की कंसंट्रेशन 0.1 मोल पर लीटर थी, अब मैंने उसकी कंसंट्रेशन डबल कर दी, 0.2 मोल पर लीटर कर दी, और रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गया। क्या हो गया? रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गया। तो ये किस पावर पे डिपेंड कर रहा है? अमोनिया की फर्स्ट पावर पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है भाई? फर्स्ट पावर पे। तो अगर अमोनिया की कंसंट्रेशन डबल करने पे रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो रहा है, तो ये अमोनिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, अमोनिया की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है रेट ऑफ रिएक्शन, पर किस पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फर्स्ट पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर कुछ ऐसा होता कि मैंने अमोनिया की कंसंट्रेशन डबल कर दी, मैंने अमोनिया की कंसंट्रेशन डबल कर दी और रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो जाता। अमोनिया की कंसंट्रेशन मान लो डबल करते हैं और रिएक्शन की रफ्तार कितनी हो जाती? 4 टाइम्स हो जाती। तो रेट ऑफ रिएक्शन तब भी अमोनिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता अमोनिया की कंसंट्रेशन के, पर किस पावर के तब होता? सेकंड पावर के। यानी अमोनिया की कंसंट्रेशन हमने डबल की और रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो गया। इसका मतलब किस पावर पे डिपेंड कर रहा है भाई? सेकंड पावर पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं अमोनिया की कंसंट्रेशन डबल कर दूं और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 8 गुना बढ़ जाए, 8 टाइम्स इंक्रीज कर जाए, 8 गुना बढ़ जाए, तो किस पावर पे डिपेंड करता बेटा? थर्ड पावर पे डिपेंड करता। होता तो तब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना, यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया के, पर किस पावर के? पर किस पावर के? पावर क्या होगी भाई? पावर 1 होगी कि पावर 2 होगी कि पावर 3 होगी, और भी पावर होती हैं, ठीक है। किस पावर के डिपेंड करता है? सब तो डायरेक्टली प्रभु। तो पावर कितनी होगी उसके बारे की उसमें बात हो रही है। पावर एक्स जो है वो कितनी होगी? अभी मैं एक्स बोल रहा हूँ, एक्स नहीं बोलते वैसे, अल्फा बोलते हैं, पावर को अल्फा बोल देते हैं, तो अभी एक्स यूज कर लेते हैं मान। तो कुछ भी पावर हो सकती है। तो ये मुझे कैसे पता चलेगा? तो पहले तो यही माना जाता है, पहले कोफिशिएंट देखो, एक था लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, वो तो कहता था जो आगे कोफिशिएंट लगा हुआ है ना वही आ जाएगा। यानी लॉ ऑफ मास एक्शन कहेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अमोनिया की कंसंट्रेशन की, अमोनिया की कंसंट्रेशन के, और किस पावर? पावर 2। अरे किस पावर? पावर 2। ये लॉ ऑफ मास एक्शन कहता था। लॉ ऑफ मास एक्शन एक थियोरेटिकल लॉ है, हम रेट लॉ की बात कर रहे हैं। रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल लॉ है। अब एक्सपेरिमेंट में वाक्य में चलते हैं, मान लो एक्सपेरिमेंट ही कर रहा हूं मैं, तो देखते हैं क्या आता है। देखा यह गया कि अमोनिया की कंसंट्रेशन डबल की, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अमोनिया की कंसंट्रेशन ट्रिपल की, 3 टाइम्स कर दी, रेट ऑफ रिएक्शन पे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अमोनिया की कंसंट्रेशन 4 टाइम्स कर दी, रेट ऑफ रिएक्शन पे फिर भी फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो अमोनिया की कंसंट्रेशन पे डिपेंड तो कर रहा है, पर किस पावर पे डिपेंड कर रहा है? 0 पावर पे डिपेंड कर रहा है। किस पे कर रहा है? 0 पावर पे डिपेंड कर रहा है। 0 पावर पे डिपेंड करने का मतलब अमोनिया की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। क्या नहीं कर रहा? अमोनिया की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये रेट लो है, तो ये वाकई में जो 0 ऑर्डर रिएक्शन होता है, क्योंकि 0 पावर पे डिपेंड कर रहा है। ये रियल में 0 ऑर्डर है, एक्सपेरिमेंट से ही पता चला है कि जो डिकम्पोजिशन होता है अमोनिया का प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड पे हाई टेम्परेचर पे, वो एक 0 ऑर्डर रिएक्शन है। अब ये ऑर्डर क्या है वो भी हम समझते हैं, पहले रेट लो समझ लेते हैं। तो हमने जो समझा वो ये समझा
कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आर मतलब रिएक्टेंट है, यहां रिएक्टेंट क्या है, अमोनिया, तो कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। पर कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया के किस पावर पे, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया के किस पावर पे, तो कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया की मान लो पावर अल्फा, मान लिया पावर क्या, अल्फा, ये अल्फा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा, ये अल्फा नहीं है, ये अल्फा है की पावर अल्फा। तो जब प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वालिटी लगाऊंगा तो एक कांस्टेंट लगाते हैं के को बोलते हैं रेट कांस्टेंट। ये जो के होता है इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट। तो ये रेट कांस्टेंट होता है, इसे हम वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं या स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं। तो इसके तीन नाम हैं, रेट कांस्टेंट बोलो, या तो रेट कांस्टेंट बोलो, या वेलोसिटी कांस्टेंट बोलो, या स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन बोलो। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया की पावर अल्फा, और प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, इक्वालिटी लगाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे के, और के आपका क्या है, के को बोलते हैं रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा अल्फा कितना आएगा, अल्फा कितना आएगा वो एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा कि अल्फा 1 आएगा, कि अल्फा 2 आएगा, कि अल्फा 3 आएगा, कि अल्फा 0 आएगा। अगर अल्फा 1 आता है तो फर्स्ट ऑर्डर, अल्फा 2 आता है तो सेकंड ऑर्डर, अल्फा 3 आता है तो थर्ड ऑर्डर, अल्फा 0 आता है तो 0 ऑर्डर। तो एक्सपेरिमेंट से पता चला। हमने क्या काम किया, अमोनिया की कंसंट्रेशन डबल कर दी। पहले अमोनिया की कंसंट्रेशन 0.1 मोल पर लीटर थी, हमने उसकी कंसंट्रेशन डबल कर दी, 0.2 मोल पर लीटर कर दी, और देखा रेट ऑफ रिएक्शन। सर अल्फा 0 होगा। हाँ हाँ बेटा, अब सर अल्फा 0 कैसे होगा, अल्फा 0 कैसे होगा, ये सर अल्फा जो है वो 0 कब होगा, वही तो बता रहा हूँ, हम तांत्रिक बाबा नहीं है बेटा केमिस्ट्री में। अल्फा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, ये एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा। किससे पता चलेगा, एक्सपेरिमेंट। इस केस में अल्फा 0 होता है, आप कहेगा मुझे कैसे पता, मैंने तो याद किया है, ठीक है, लेकिन उन्होंने कैसे लाए 0, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया है, एक्सपेरिमेंट किया है। यानी जो ये ऑर्डर है ये आप इमेजिनरी कुछ भी नहीं रख सकते। ये ऑर्डर जो होता है अल्फा, अल्फा की वैल्यू फ्रैक्शन में भी हो सकती है, 3/2 भी हो सकती है, हाफ भी हो सकती है, समझ रहे हो। यानी अल्फा की वैल्यू जरूरी नहीं है 1 2 3 4 0 यही आए, फ्रैक्शन में भी आ सकती है। ये कैसे पता चलेगा, किसी को नहीं, ये इमेजिनरी नहीं है, ये जो है ये निकालना पड़ेगा। और निकालोगे कहां से, एक्सपेरिमेंट से। तो जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने पता लगाया कि अल्फा की वैल्यू 0 आई है। मैं तो अभी सिर्फ तुम्हें बता रहा हूं, मैंने थोड़ी नहीं एक्सपेरिमेंट किया है। ये वैल्यू हमें एक्सपेरिमेंटली पता चलेगी। जो भी वैल्यू आएगी, हर एक रिएक्शन के लिए वैल्यू अलग अलग आएगी अल्फा की, और ये हम कैसे, थ्योरी से नहीं पता चलेगा, ये हमें एक्सपेरिमेंटली निकालना पड़ेगा। मैं तो तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ, अभी तो याद ही करना पड़ेगा कि अमोनिया का प्लेटिनम पे अगर हम डिकम्पोजिशन करते हैं तो उसके लिए जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो 0 होता है, यानी अल्फा उसके लिए 0 होता है। और ये कहां से पता चला, हमें एक्सपेरिमेंट से पता चला। देखते हैं बेटा, इसमें देखते हैं। तो अल्फा की जो वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंट से ही पता चलेगी, कोई और तरीका है ही, क्योंकि रेट लो एक्सपेरिमेंटल लो ही है। एक्सपेरिमेंट से ही आप ये सब निकाल सकते हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। इस अल्फा को हम जो बोलते हैं ये होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। ये हमें पता कैसे चला, तो ये हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। आप भी अगर लैब पे एक्सपेरिमेंट करना चाहो तो कर सकते हो कि भाई हमने मान लिया, क्या किया कि हमने अमोनिया की कंसंट्रेशन ले ली, इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1 मोल पर लीटर ले ली। कितनी ले ली, 0.1 मोल पर लीटर ले ली, और जो रेट ऑफ रिएक्शन आ गया वो आ गया x मोल पर लीटर पर मिनट आ गया, मान लो जो भी वैल्यू आ गई। अब मैंने दोबारा से एक्सपेरिमेंट किया, मैंने अब डबल कंसंट्रेशन ले ली, 0.2 मोल पर लीटर ले ली, अमोनिया की कंसंट्रेशन डबल कर दी, तो देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन अभी भी उतना ही है,
रेट ऑफ रिएक्शन अभी भी x मोल पर लीटर है पर मिनट। फिर मैंने तीसरी बार फिर से किया, अब मैंने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ट्रिपल कर दी, 0.3 मोल पर लीटर कर दी। तो देखा गया कि अमोनिया की कंसंट्रेशन ट्रिपल करने के बाद भी रेट ऑफ रिएक्शन सेम है। यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन है, मैं अमोनिया की कंसंट्रेशन बदलता जा रहा हूं पर रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बदल रहा है। मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं और उस एक्सपेरिमेंट में मैं अमोनिया की कंसंट्रेशन चेंज कर रहा हूं पर रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो अमोनिया की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। डिपेंड नहीं करने का मतलब क्या है कि अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा, अल्फा की वैल्यू 0 है। तो ये किस ऑर्डर का हुआ, 0 ऑर्डर का। कहां से पता चला है, एक्सपेरिमेंट से पता चला है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली आते हैं। ठीक है, हमें याद कुछ के याद करने होते हैं, अमोनिया का याद ही कर लेना, क्योंकि कई बार वो 0 ऑर्डर का एग्जांपल पूछ लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 0 ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल होता है कि अमोनिया का डिकम्पोजिशन ऑन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ठीक है, इधर देखते हैं बेटा, तो अल्फा हो गया, ये तो अमोनिया का है। और कोई हाइपोथेटिकल भी ले सकते, तो यहाँ एक सिंगल रिएक्टेंट था। क्या था बेटा, एक सिंगल रिएक्टेंट था। तो रेट ऑफ रिएक्शन को पूरा नहीं लिखते, कई बार सिर्फ रेट भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, रेट। रेट मतलब क्या है, वो रेट ऑफ रिएक्शन ही हो। तो भाई यहाँ तो एक ही रिएक्टेंट था, ऐसा भी तो हो सकता है जिनमें 2 रिएक्टेंट हो। अरे ऐसा भी तो हो सकता है जिनमें 2 रिएक्टेंट हो, तो उसको देख लेते हैं। तो उसके लिए देखते हैं कैसा आएगा, उसके लिए देखते हैं कैसा आएगा। मान लो एक रिएक्शन हम देखते हैं, हाइपोथेटिकल रिएक्शन अब मैं ले लेता हूँ। तो अब मैं एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लेता हूँ, उसके हिसाब से हम समझ के देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, एक रिएक्शन लेते हैं हाइपोथेटिकल। मान लो एक रिएक्टेंट है ए, ठीक है, फिर मैं रियल भी ले लूंगा। एक रिएक्टेंट है ए प्लस दूसरा रिएक्टेंट है बी। 2 रिएक्टेंट है हमारे पास, ए भी एक रिएक्टेंट है और बी भी एक रिएक्टेंट है। तो ए भी एक क्या है, रिएक्टेंट, और बी भी क्या है, एक रिएक्टेंट। दोनों रिएक्टेंट रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं सी। प्रोडक्ट को चाहे सी लिखो चाहे डी लिखो, जो भी मर्जी है, प्रोडक्ट जो भी लिखना है। तो भाई यहाँ पे ए क्या है, रिएक्टेंट, बी क्या है, रिएक्टेंट, और सी क्या है, प्रोडक्ट। तो ए रिएक्टेंट, बी रिएक्टेंट और सी प्रोडक्ट। 2 रिएक्टेंट है और एक सिंगल प्रोडक्ट है, ऐसा भी तो हो सकता है। 2 रिएक्टेंट है ए और बी और एक सिंगल प्रोडक्ट है क्या, सी। ये है। इसमें देखते हैं बेटा, इसमें देखते हैं। अब इसके लिए अगर एक्सपेरिमेंट करें तो देखो, अब देखो क्या होगा। अब मान लो रियल में अगर ये रिएक्शन हम बैलेंस करें, तो मान लो ऐसे है कि 2 मोल ए के 1 मोल बी का यूज करके और 1 मोल ही बन रहे हैं सी के। ऐसा कोई रिएक्शन मान लो, कुछ भी ले सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं। 2 मोल ए के 3 मोल बी के रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं बेटा, 2 मोल सी के। कुछ भी ले लो, एक हाइपोथेटिकली लिया है हमने, तो हाइपोथेटिकली उसे बैलेंस कर दो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मान लिया 2 मोल ए के रिएक्ट कर रहे हैं 1 मोल बी के साथ और क्या बना रहे हैं, 1 मोल सी बना रहे हैं। कोई ऐसा रिएक्शन है। तो देखो क्या है, जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो क्या कहता था, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता था, कहता था जो रेट ऑफ रिएक्शन होता था, रेट ऑफ रिएक्शन होता था। तो लॉ ऑफ मास एक्शन एक थ्योरेटिकल लॉ था और वो हर जगह फिट नहीं होता था। ठीक है, और इसलिए डिमेरिट ज्यादा थी। वो थ्योरेटिकल लॉ था एक। रेट लॉ जबकि एक एक्सपेरिमेंटल लॉ, एक्सपेरिमेंट से निकाले जाते हैं। किससे निकाला जाता है, एक्सपेरिमेंट से निकाला जाता है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अभी तो मैंने बताया रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही है। तो भाई यहाँ तो 2 रिएक्टेंट है, तो यहाँ पे 2 है, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आ जाएगा। तो देखते हैं, बारी बारी से देखते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए की पावर अल्फा। हमें क्या पता क्या होगी अल्फा,
और कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बीटा। यानी ये तो पता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो स्पीड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन है, जो रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन यानी जो स्पीड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। पर ए की किस पावर पे डिपेंड कर रहा है? हो सकता है बी की कंसंट्रेशन चेंज मत करो, मान लो मैं बी की कंसंट्रेशन रख रहा हूं कांस्टेंट, मैं बी की कंसंट्रेशन चेंज नहीं कर रहा, बी की कंसंट्रेशन मान लो 0.1 मोल पर लीटर है और ए की कंसंट्रेशन भी 0.1 मोल पर लीटर है, और जो रेट है रिएक्शन का, जो रिएक्शन का रेट है वो मान लो x मोल पर लीटर पर मिनट है, x मोल पर लीटर पर मिनट है, ये रेट हो गया x मोल पर लीटर पर मिनट, ये हो गया। तो यानी मैंने ए की कंसंट्रेशन क्या ली? 0.1 मोल पर लीटर, मैंने बी की कंसंट्रेशन क्या ली? 0.1 मोल पर लीटर, और मैंने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन आया x मोल पर लीटर पर मिनट। अब मैंने क्या किया, मैंने बी की कंसंट्रेशन यही रखी, यानी कांस्टेंट रखी, बी की कंसंट्रेशन चेंज नहीं की एक्सपेरिमेंट में, और मैंने ए की कंसंट्रेशन डबल कर दी, मैंने ए की कंसंट्रेशन डबल कर दी। पहले एक्सपेरिमेंट में कितनी थी? 0.1 थी, अब मैं सेकंड एक्सपेरिमेंट करूंगा, उसमें मैं ए की कंसंट्रेशन कर दूंगा डबल, तो मैंने ए की कंसंट्रेशन डबल कर दी, और मैंने देखा कि ए की कंसंट्रेशन डबल करने पे अब जो रेट ऑफ रिएक्शन आ गया वो आ गया 2x मोल पर लीटर पर मिनट, यानी रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गया। फिर मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, मैंने अब बी की कंसंट्रेशन नहीं बदल रहा हूं, मैं वही सेम रख रहा हूं, कांस्टेंट कर दी मैंने। अब मैंने ए की कंसंट्रेशन तीसरे एक्सपेरिमेंट में कर दी कितनी? 0.3 मोल पर लीटर, 3 टाइम्स कर दी, तो देखा रेट ऑफ रिएक्शन भी कितना हो गया? 3x मोल पर लीटर पर मिनट। मैंने एक चौथा एक्सपेरिमेंट किया, उसमें फिर मैंने बी की कंसंट्रेशन चेंज नहीं की, कांस्टेंट रखी, और ए की कंसंट्रेशन कर दी मैंने 4 टाइम्स, यानी 0.4 मोल पर लीटर। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो गया? 4x, 4 टाइम्स हो गया, 4x मोल पर लीटर पर मिनट। इसका मतलब जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ ए पे डिपेंड तो कर रहा है, और किस पावर पे डिपेंड कर रहा है बेटा? 1 पावर पे डिपेंड कर रहा है, फर्स्ट पावर पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब जो है जो अल्फा है वो 1 है, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, रिएक्टेंट ए 1 है, यानी जो ऑर्डर है रिएक्शन का रिएक्टेंट ए के रिस्पेक्ट में वो 1 है, फर्स्ट ऑर्डर का है, तो ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर हो गया, यानी अल्फा हमारा जो है वो कितना हो गया? 1 हो गया। अब मैं फिर और एक्सपेरिमेंट करूं, भाई बी पे भी तो डिपेंड कर रहा है, बी की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है? बी की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है। तो अब बी पे आ जाते हैं, अब फिर से बी पे आ जाते हैं, तो अब देखो क्या है, अब मैं ए की कंसंट्रेशन फिर से वही करता हूं जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में थी, कितनी? 0.1 मोल पर लीटर, और बी की कंसंट्रेशन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में कितनी थी? 0.1 मोल पर लीटर, और रेट ऑफ रिएक्शन कितना था? x मोल पर लीटर। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट याद करो, पहला एक्सपेरिमेंट। मैंने 4 एक्सपेरिमेंट किए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए, अल्फा निकालने के लिए। ऐसे इतने एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत, मैं तो तुम्हें समझाने की जरूरत कर रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो हमने देखा कि पहले एक्सपेरिमेंट में ए की कंसंट्रेशन 0.1 मोल पर लीटर थी, बी की कंसंट्रेशन थी 0.1 मोल पर लीटर थी, और रेट ऑफ रिएक्शन x मोल पर लीटर पर मिनट था। और हमने ये भी देख लिया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ए की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, किस पावर के? अल्फा पावर के, और बी की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है, किस पावर के? बीटा पावर के। यानी रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर अल्फा इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बीटा। अब ये अल्फा बीटा हम कहां से निकालेंगे? ये अल्फा बीटा हम थ्योरी से नहीं निकालेंगे, अरे अल्फा बीटा हम थ्योरी से नहीं निकालेंगे,
लॉ ऑफ मास एक्शन ने तो ये अल्फा बीटा थ्योरी से निकाल लिया। लॉ ऑफ मास एक्शन ने कहा कि भाई जो कोफिशिएंट होगा ए का वो अल्फा हो गया और जो कोफिशिएंट हो जाएगा बी का वो बीटा हो गया। तो उसने अल्फा क्या कर दिया 2 और बीटा क्या कर दिया 1। ये लॉ ऑफ मास एक्शन था, और वो थ्योरेटिकल लॉ था। हम जो काम कर रहे हैं थ्योरी पे नहीं कर रहे हैं, हम उसको ही प्रैक्टिकल कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल लॉ ले रहे हैं हम। तो जो रेट लॉ है वो एक्सपेरिमेंटल लॉ है। रेट लॉ क्या है? एक्सपेरिमेंटल लॉ है। तो रेट लॉ कहता है कि भाई जो अल्फा है वो कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो डिपेंड करेगा, एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा। वो आप ऐसे देख के नहीं पता चला सकते कि आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के आप पता चला लो कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी और बीटा की वैल्यू क्या होगी। वो आपको एक्सपेरिमेंट ही बताएगा। इसलिए रेट लॉ को एक्सपेरिमेंटल लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंटल लॉ बोलते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो दोबारा जाते हैं, तो हमें लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं पढ़ना, हमें क्या पढ़ना है? रेट लॉ पढ़ना है। तो रेट लॉ पे ही फोकस करेंगे, एक्सपेरिमेंटल लॉ है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट पे जाते हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ए की कंसेंट्रेशन 0.1 मोल थी और बी की कंसेंट्रेशन 0.1 मोल थी और रेट ऑफ रिएक्शन x मोल था। हमने ये तो देख लिया कि अल्फा की वैल्यू 1 आ रही है। क्यों 1 आ रही है? क्योंकि हमने बी की कंसेंट्रेशन नहीं बदली, हमने बी की कंसेंट्रेशन नहीं बदली, और हमने ए की कंसेंट्रेशन डबल की तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल, हमने ए की कंसेंट्रेशन ट्रिपल की तो रेट ऑफ रिएक्शन ट्रिपल, हमने ए की कंसेंट्रेशन 4 टाइम्स की तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स। यानी अल्फा, यानी ए की किस पावर पे डिपेंड कर रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन? फर्स्ट पावर पे डिपेंड कर रहा है, यानी अल्फा पे डिपेंड कर रहा है। अल्फा कितना आ गया? 1 आ गया। अब हम क्या करते हैं? अब हम बी को, पहले हमने बी को कांस्टेंट किया था और ए को बदल बदल के देखा था रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो पहले हमने क्या, यानी हम 2 बार करेंगे, कई एक्सपेरिमेंट करेंगे। पहली बार करेंगे और पहले ट्रायल में करेंगे, दूसरे ट्रायल में, पहले ट्रायल में 2-3 एक्सपेरिमेंट करेंगे, दूसरे ट्रायल में 2-3 एक्सपेरिमेंट। पहले ट्रायल में हमने क्या किया? बी की कंसेंट्रेशन हमने कांस्टेंट कर दी और ए की कंसेंट्रेशन हम बदलते रहे। पहले एक्सपेरिमेंट में 0.1 मोल पर लीटर थी तो रेट ऑफ रिएक्शन x मोल पर लीटर पर मिनट था। फिर मैंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया पहले ट्रायल में ही, तो क्या हुआ? मैंने ए की कंसेंट्रेशन डबल की, बी की कंसेंट्रेशन के साथ छेड़छाड़ नहीं की, कांस्टेंट रखा, तो देखा रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गया। मैंने पहले ट्रायल में थर्ड एक्सपेरिमेंट किया, ए की कंसेंट्रेशन ट्रिपल की, बी की कंसेंट्रेशन कांस्टेंट रखी, देखा रेट ऑफ रिएक्शन ट्रिपल हो गया। मैंने पहले ट्रायल में चौथा एक्सपेरिमेंट किया, मैंने ए की कंसेंट्रेशन 4 टाइम्स की, रेट ऑफ रिएक्शन भी 4 टाइम्स हो गया, और बी की कंसेंट्रेशन हमने चेंज नहीं की, कांस्टेंट रखी। तो इसका मतलब जो था, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसेंट्रेशन ऑफ ए की पावर अल्फा और ए की किस पावर पे डिपेंड कर रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट पावर पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? फर्स्ट पावर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इसे डबल कर रहे हैं तो ये डबल हो रहा है, इसको ट्रिपल कर रहे हैं तो ये ट्रिपल हो रहा है, इसको 4 टाइम्स कर रहे हैं तो 4 टाइम्स हो रहा है, इसको चेंज नहीं करेंगे तो ये भी चेंज नहीं होगा, तो फर्स्ट पावर पे डिपेंड कर रहा है, तो अल्फा 1 मिल गया। ऐसे जो रेट ऑफ रिएक्शन है बी की पावर पे देखते हैं, बी की किस पावर पे डिपेंड करेगा? बी की, तो अल्फा तो हमने देख ही लिया बेटा, अल्फा कितना आ गया हमारा? अल्फा तो 1 आ गया, फर्स्ट ऑर्डर। तो हमारा जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए क्या आया? फर्स्ट ऑर्डर का आया, यानी रिएक्टेंट ए के रिस्पेक्ट में हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया फर्स्ट ऑर्डर। रिएक्टेंट ए के रिस्पेक्ट में हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, क्योंकि अल्फा 1 आ गया। अब हम फिर दूसरा ट्रायल करेंगे, उसमें क्या करेंगे? ए की कंसेंट्रेशन कांस्टेंट कर देंगे और बी की कंसेंट्रेशन बदलेंगे। तो मान लो ए की कंसेंट्रेशन देखा था जब 0.1 मोल पर लीटर थी, बी की भी 0.1 मोल पर लीटर थी, रेट ऑफ रिएक्शन x मोल पर लीटर पर मिनट था। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम ए की कंसेंट्रेशन कांस्टेंट कर देंगे, फिक्स कर देंगे, ए की कंसेंट्रेशन चेंज नहीं करेंगे, ए की कंसेंट्रेशन चेंज नहीं करेंगे। अब हम बी की कंसेंट्रेशन चेंज करेंगे और रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे क्या होगा, एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब मैं बारी बारी से एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। ए की कंसेंट्रेशन के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे, वो कांस्टेंट रख रखी है हमने, फिक्स कर रखी है, वो नहीं बदलेंगे।
अब मैंने क्या किया, पहले एक्सपेरिमेंट में 0.1 मोल पर लीटर थी बी की कंसेंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन x मोल था। मैंने दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया, सेकंड ट्रायल के दूसरे एक्सपेरिमेंट में, सेकंड ट्रायल चल रहा है, इसके दूसरे एक्सपेरिमेंट में मैंने बी की कंसेंट्रेशन क्या कर दी, डबल कर दी। मैंने बी की कंसेंट्रेशन डबल कर दी, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा। मैंने तीसरा एक्सपेरिमेंट किया, मैंने बी की कंसेंट्रेशन इस बार ट्रिपल कर दी, तो भी रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क नहीं पड़ा। मैंने बी की कंसेंट्रेशन क्या कर दी, 4 टाइम्स कर दी, तो भी रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब क्या है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसेंट्रेशन ऑफ बी की पावर बीटा, और इसका मतलब बी की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। यानी किस पावर पे डिपेंड कर रहा है, 0 पावर पे डिपेंड कर रहा है। यानी बी की क्या, बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 0 आ रही है। यानी रिएक्टेंट ए के रिस्पेक्ट में तो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है, लेकिन रिएक्टेंट बी के रिस्पेक्ट में जो रिएक्शन है वो 0 ऑर्डर का है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर अल्फा इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बीटा, यही है। और अल्फा जो पावर आ रही है वो 1 आ रही है एक्सपेरिमेंट से, और बीटा जो पावर आ रही है वो 0 आ रही है एक्सपेरिमेंट से। यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए क्या है, फर्स्ट ऑर्डर, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी क्या है, 0 ऑर्डर। यानी रिएक्शन की जो रफ्तार है वो रिएक्टेंट ए के रिस्पेक्ट में तो फर्स्ट ऑर्डर का है, और रिएक्टेंट बी के रिस्पेक्ट में 0 ऑर्डर का है। यानी ए की कंसेंट्रेशन बदलोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बदलेगा, बी की कंसेंट्रेशन बदलोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बदलेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम रेट भी बोल देते हैं, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर अल्फा इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बीटा। और प्रोपोर्शनैलिटी हटा के इक्वालिटी लगाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे के। अभी मैंने बताया था के क्या होता है, के को आप बोलते हो रेट कांस्टेंट, या बोलते हो वेलोसिटी कांस्टेंट, या बोलते हो स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। और इसको बोलते हैं, ये जो फॉर्मूला आया है इसे बोलते हैं रेट लॉ इक्वेशन। क्या बोलते हैं, रेट लॉ इक्वेशन। तो रेट लॉ इक्वेशन, और हमने देखा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ए के रिस्पेक्ट में तो फर्स्ट ऑर्डर का है क्योंकि अल्फा 1 है, और बी के रिस्पेक्ट में 0 ऑर्डर का है क्योंकि बीटा 0 है। तो कोई आपसे पूछे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओगे, तो हम बता सकते हैं कि भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर का है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बी के रिस्पेक्ट में 0 ऑर्डर का है, और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है एन होता है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वो होता है अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, यानी 1 + 0। तो ओवरऑल रिएक्शन जो होता है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू ए, 0 ऑर्डर का रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू बी, और ओवरऑल रिएक्शन का जो ऑर्डर आएगा वो अल्फा प्लस बीटा आएगा, यानी 1 + 0, यानी कितना आएगा, 1। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, फर्स्ट ऑर्डर का। तो ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है, और ये जो वैल्यू मिलेगी अल्फा बीटा की, ये एक्सपेरिमेंट से मिलती है बेटा। और ध्यान देना, आपको एक्सपेरिमेंट थोड़ी नहीं करना है, आपको तो वो एक्सपेरिमेंट करके देंगे, पर वो आपको एक्सपेरिमेंटल डाटा दे देंगे। क्या दे देंगे, वो एक्सपेरिमेंटल डाटा दे देंगे, और वो एक्सपेरिमेंटल डाटा दे देंगे, और वो कहेंगे आप ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालो, रिएक्टेंट बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालो, और ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर निकालो। क्या निकालो, ओवरऑल रिएक्शन का क्या निकालो, ऑर्डर निकालो। वो इस तरीके से बोल देंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा। एक क्वेश्चन करके देखते हैं, आपको समझ आ जाएगा। देखते हैं, एनसीईआरटी में है, ये एनसीईआरटी का ही ले लेते हैं हम। बैक एक्सरसाइज का है, तो बैक एक्सरसाइज का मैं एक क्वेश्चन कंसीडर कर रहा हूँ। ये एनसीईआरटी में पेज नंबर 118 यानी 118 पे है, और जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ
वो मैं ले ले रहा हूँ आपका जो है वो 4.11 ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? 4.11। तो ये क्वेश्चन है 4.11, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का है, पेज नंबर 118 पे 118 पे है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं बेटा, उन्होंने एक रिएक्शन दे ही रखा है। तो ये क्वेश्चन है, उन्होंने एक रिएक्शन दे रखा है, बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। उन्होंने रिएक्शन दे रखा है कि रिएक्टेंट ए रिएक्टेंट बी के साथ रिएक्ट कर रहा है। ध्यान देना, रिएक्टेंट ए रिएक्टेंट बी के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है बेटा? प्रोडक्ट सी बना रहा है, प्रोडक्ट डी बना रहा है। ए बी रिएक्टेंट है, सी डी प्रोडक्ट है। ए बी रिएक्टेंट, सी डी प्रोडक्ट, बैलेंस करते हैं रिएक्शन को, उन्होंने बैलेंस करके दे रखा है। ए के 2 मोल, बी के 1 मोल, सी का 1 मोल और डी का 1 मोल। तो यानी 2 मोल रिएक्टेंट ए के, 1 मोल रिएक्टेंट बी का बना रहा है, 1 मोल रिएक्टेंट प्रोडक्ट सी का और 1 मोल प्रोडक्ट डी का। 1 मोल को तो दिखाने की जरूरत नहीं है, तो ये बैलेंस इक्वेशन है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि तो हम रेट लो करेंगे। रेट लो एक्सपेरिमेंटल लॉ होता है और उसे रिएक्टेंट के कोफिशिएंट से लेना देना नहीं होता। आप ये मत समझना लॉ ऑफ मास एक्शन की तरह कि अल्फा और बीटा जो आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे? कोफिशिएंट आ जाएंगे। ए का कोफिशिएंट क्या है? 2 है, बी का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, तो अल्फा 2 आ जाएगा और बीटा 1 आ जाएगा। ये तो लॉ ऑफ मास एक्शन में था, जो कि एक थ्योरेटिकल लॉ था और जो बहुत जगह गलत है। ठीक है, तो हम वो नहीं करेंगे, हम एक्सपेरिमेंट से करेंगे। अब एक्सपेरिमेंट थोड़ी नहीं करना हमें, तो भाई इसमें डाटा दे देंगे, एक्सपेरिमेंटल डाटा वो दे देंगे जो भी उन्होंने स्टडी कर रखी है, हमें तो क्वेश्चन करते हैं। तो देखते हैं हम, ये उन्होंने एक टेबल दे दिया और इसमें वो सारा डाटा दे देंगे, इसमें वो सारा डाटा दे देंगे। तो क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, हल्का सा चेंज इन दी सेंस। एक होता है रेट ऑफ फॉर्मेशन होता है बेटा, जो रेट ऑफ फॉर्मेशन होता है ना प्रोडक्ट का, वो भी रेट ऑफ रिएक्शन होता है, वो भी रेट ऑफ रिएक्शन होता है। अगर वो 1 मोल बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं? 1 मोल। अगर डी 2 मोल होते, सी भी 2 मोल होते, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन सी और डी का रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ सी और डी 1 मोल है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन जो डी का होगा वो भी रेट ऑफ रिएक्शन होगा और रेट ऑफ फॉर्मेशन जो सी का होगा वो भी रेट ऑफ रिएक्शन होगा। अगर सी पे 2 होता तो रेट ऑफ फॉर्मेशन सी का तो रेट ऑफ रिएक्शन नहीं होता, लेकिन रेट ऑफ फॉर्मेशन डी का रेट ऑफ रिएक्शन होता। और यहाँ तो दोनों ही 1 मोल है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन सी का भी रेट ऑफ रिएक्शन है और रेट ऑफ फॉर्मेशन डी का भी रेट ऑफ रिएक्शन है। तो उन्होंने रेट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है, मैं वो रेट ऑफ रिएक्शन ही है इस केस में। आगे समझ लेंगे। एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। एक्सपेरिमेंट 4 एक्सपेरिमेंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 एक्सपेरिमेंट है। एक ही कंसेंट्रेशन दे रखी है। कंसेंट्रेशन बेटा जो होती है, मोलर कंसेंट्रेशन की बात होती है, तो हमेशा मोल पर लीटर में ही दी जाती है, यानी मोलर में दी जाती है। किस में दी जाती है? मोलर में दी जाती है, मोल पर लीटर में है। एक ही कंसेंट्रेशन, पहले एक्सपेरिमेंट में एक ही कंसेंट्रेशन 0.1 मोल है। बी की कंसेंट्रेशन पहले एक्सपेरिमेंट में, ध्यान देना, ये होता है बी, इसका मतलब होता है कंसेंट्रेशन। कौन सी कंसेंट्रेशन? मोलर कंसेंट्रेशन, मोलैरिटी मोल पर लीटर में होती है या मोलर में होगी। तो हमें यूनिट उन्होंने दे रखी है पर जरूरत नहीं है, लिखना हो तो लिख दो। उन्होंने लिख रखा है मोल पर लीटर, तो लिखना चाहो तो मोल पर लीटर, ये भी क्या है? मोल पर लीटर। तो एक ही कंसेंट्रेशन मोल पर लीटर में, बी की कंसेंट्रेशन मोल पर लीटर में, भाई मोल पर लीटर में ही देंगे, मोलर कंसेंट्रेशन की बात कर रहे हैं। और रेट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है, इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन, इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन, इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी दे रखा है बेटा, क्या दे रखा है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी दे दिया है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी दे दिया है, ये है। और रेट ऑफ फॉर्मेशन जो दे रखा है वो मोल पर लीटर पर मिनट में दे रखा है। ठीक है, तो मैं लिखता हूं, पहले एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। पहला एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, ए की कंसेंट्रेशन ली 0.1 मोल किसी एक्सपेरिमेंट में, बी की कंसेंट्रेशन ली उन्होंने 0.1 मोल, और जो इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी है वो उन्होंने मेजर किया, कितना आ गया? 0.6 × 10⁻³ ये आ गया। पहले एक्सपेरिमेंट में ये डाटा आया, उनका आया, हमें तो ये डाटा मिलेगा। सेकंड एक्सपेरिमेंट में देखते हैं।
सेकंड एक्सपेरिमेंट में ए की कंसेंट्रेशन रखी गई 0.3 मोल, बी की कंसेंट्रेशन रखी गई 0.2 मोल, और जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है डी का वो आया 7.2 इंटू 10 की पावर -2। फिर थर्ड एक्सपेरिमेंट में देखते हैं। थर्ड एक्सपेरिमेंट में ए की कंसेंट्रेशन 0.3, बी की कंसेंट्रेशन 0.4 मोल पर लीटर मोलर कंसेंट्रेशन ही है, और रेट ऑफ फॉर्मेशन डी का आ रहा है 2.88 इंटू 10 की पावर -1। फोर्थ एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, कंसेंट्रेशन ए की है कितना 0.4, कंसेंट्रेशन बी की है 0.1, और जो है बेटा जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है डी का वो 2.4 इंटू 10 की पावर -2 है। ये डाटा दिया है। तो ध्यान देना, अब जैसे एक बच्चे ने पूछा था कि सर अल्फा बीटा कैसे निकालेंगे, तो भाई अल्फा बीटा एक्सपेरिमेंट से निकालेंगे। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा। हमें तो लैब में जाना नहीं, प्रैक्टिकल करना है, एक्सपेरिमेंट वो हमें जीवन डाटा है उस पर क्वेश्चन करना है, तो हम उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो समझते हैं, यानी लैब में जो किया होगा, किसी ने भी किया होगा, जिसने भी किया है फिर एक्सपेरिमेंट, तो उसने 4 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ए की कंसेंट्रेशन रखी 0.1 मोल पर लीटर, बी की कंसेंट्रेशन रखी 0.1 मोल पर लीटर, और रेट ऑफ फॉर्मेशन डी का निकाल लिया उन्होंने, यहां लिख दिया 6.0 × 10 की पावर -3। सेकंड एक्सपेरिमेंट में उसने ए की कंसेंट्रेशन रखी 0.3 मोल पर लीटर, बी की कंसेंट्रेशन रखी 0.2 मोल पर लीटर, और रेट ऑफ फॉर्मेशन डी का आ गया 7.2 इंटू 10 की पावर -2। थर्ड एक्सपेरिमेंट में ए की कंसेंट्रेशन रखी कितनी 0.3 मोल पर लीटर, बी की कंसेंट्रेशन रखी 0.4 मोल पर लीटर, और जो रेट ऑफ फॉर्मेशन आ गया डी का वो आया 2.88 इंटू 10 की पावर -1। ऐसे ही फोर्थ एक्सपेरिमेंट में डाटा आ गया। मैंने पहले ही बताया बेटा, ये तो एक्सपेरिमेंट के नंबर है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी 4 एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। 3 एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, 4 एक्सपेरिमेंट, तो आपको ऐसे टेबल मिल जाएगी, उसमें 3 या 4 एक्सपेरिमेंट का डाटा होगा। 2 रिएक्टेंट होते हैं ए और बी, तो दोनों रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन मिल जाएंगी मोल पर लीटर में, मोलर कंसेंट्रेशन, मोलैरिटी, और यहाँ रेट ऑफ फॉर्मेशन मिल जाएगा या रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। तो मैंने पहले ही बताया, क्योंकि डी 1 मोल है, तो जो रेट ऑफ फॉर्मेशन होगा डी का वही रेट ऑफ रिएक्शन है। तो ये जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है यही रेट ऑफ रिएक्शन है, आगे आपको समझ भी आ जाएगा, अभी याद कर लो। तो इसी को रेट ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं। और रेट ऑफ रिएक्शन आ रहा है मोल पर लीटर पर मिनट में, किसमें आ रहा है, मोल पर लीटर पर मिनट में आ रहा है, कोई बात नहीं। अब उन्होंने पूछा है कि भाई रेट लॉ इक्वेशन बताओ, क्या बताओ, रेट लॉ इक्वेशन बताओ। तो इसका मतलब है, अब कोई बच्चा कहेगा सर ये तो बड़ा आसान है कि रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर अल्फा इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बीटा, और प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, इक्वालिटी लगा देंगे कि ये रहा रेट। तो उन्होंने ये नहीं पूछा, उन्होंने यही तो पूछा है कि अल्फा और बीटा और के निकाल के बताओ भाई, तब लिखो रेट लॉ इक्वेशन। यानी अल्फा भी आप निकालो, बीटा भी आप निकालो इस टेबल से, एक्सपेरिमेंटल डाटा से, और रेट कांस्टेंट भी निकालो। तो बड़ा आसान है, देखो कैसे आसान है मैं आपको समझाता हूँ। मैं 2 बार लिख ले रहा हूँ रेट को। तो रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर अल्फा इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बीटा, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो इक्वालिटी लगाएंगे के, यही है। तो देखो मैं 2 एक्सपेरिमेंट लूंगा, मैं 2 एक्सपेरिमेंट लूंगा, उन 2 एक्सपेरिमेंट को लो जिनमें ए की कंसेंट्रेशन सेम हो या बी की कंसेंट्रेशन सेम हो। तो देखो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में बी की कंसेंट्रेशन है 0.1 और फोर्थ एक्सपेरिमेंट में भी बी की कंसेंट्रेशन है 0.1। तो देखो मैंने 2 एक्सपेरिमेंट लिए, मैंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट लिया, उसमें बी की कंसेंट्रेशन 0.1 मोल पर लीटर है, और मैंने फोर्थ एक्सपेरिमेंट लिया, उसमें भी बी की कंसेंट्रेशन सेम है, यानी कितनी है 0.1 मोल पर लीटर। तो वो 2 एक्सपेरिमेंट मैंने सेलेक्ट किए जिनमें बी की कंसेंट्रेशन सेम है, जिनमें बी की कंसेंट्रेशन सेम है। तो मैंने 2 एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट किए हैं, यानी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट और सेकंड एक्सपेरिमेंट। बेटा कितने एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट किए,
मैंने 2 एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट किए, रेट लो 2 बार लिख दिया है मैंने, तो ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट और ये सेकंड एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में एक ही कंसंट्रेशन डालो, एक ही कंसंट्रेशन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए कितनी है 0.1, और बी की कंसंट्रेशन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में कितनी है 0.1, और रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, रेट ऑफ रिएक्शन है 6.0 इंटू 10 की पावर -3। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट आ गया। अब सेकंड लिख दिया मैंने, फोर्थ, सॉरी ये फोर्थ था बेटा, कौन सा था फोर्थ, फर्स्ट और कौन सा लेना था फोर्थ लेना था। अब फोर्थ एक्सपेरिमेंट में जाओ, किसमें जाओ फोर्थ एक्सपेरिमेंट में जाओ। फोर्थ में क्यों गया, क्योंकि जो बी की कंसंट्रेशन है वो फर्स्ट और फोर्थ में सेम है, तो हमें वो 2 एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट करने हैं जिनमें बी की कंसंट्रेशन क्या है सेम है। तो बी की कंसंट्रेशन फर्स्ट में और फोर्थ में क्या है भाई सेम है। अब फोर्थ एक्सपेरिमेंट में गया, फोर्थ एक्सपेरिमेंट में देखो ये रहा फोर्थ एक्सपेरिमेंट, ये पूरा ये आपका फोर्थ एक्सपेरिमेंट है, यहां से यहां तक देखते हैं। तो फोर्थ एक्सपेरिमेंट में ए की कंसंट्रेशन कितनी है 0.4, बी की कंसंट्रेशन कितनी है सेम है भाई, बी की तो सेम है कितनी 0.1, और जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितना है भाई, वो है 2.40 इंटू 10 की पावर -2। ये है, ये कहां से आया, ये फर्स्ट और फोर्थ इक्वेशन से आया। कहां से आया, फर्स्ट और फोर्थ इक्वेशन से आया। दोनों को डिवाइड कर दूं, 2 बार मैंने रेट लॉ लगाए, एक बार रेट लॉ फर्स्ट इक्वेशन में लगाया, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में लगा दिया, और दूसरी बार रेट लॉ मैंने फोर्थ इक्वेशन में यानी फोर्थ एक्सपेरिमेंट में लगा दिया। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में रेट लॉ लगाया, फोर्थ एक्सपेरिमेंट में रेट लॉ लगाया, दोनों को डिवाइड कर दे, दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड करो, क्या हो जाएगा बेटा, दोनों को डिवाइड करोगे तो रेट कांस्टेंट से रेट कांस्टेंट कट जाएगा, यानी के से के कट गया, 0.1 की पावर बीटा 0.1 की पावर बीटा ये कैंसिल हो गया, सेम थे ना, कैंसिल हो गए। ये है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट और फोर्थ एक्सपेरिमेंट में रेट लो लगा के डिवाइड किया है। इसमें भी देखते हैं क्या आएगा। तो देखो इसको मैं 2.40 इन 10 की पावर -2 को मैं लिख सकता हूं 24.0 इंटू 10 की पावर -3 लिख सकते हैं। तो 10 की पावर -3 से 10 की पावर -3 से कैंसिल कर दिया, 6.06 है, 24.0 24 है, तो 6/24, तो यानी कितना आ जाएगा ये 1/4, कितना आ गया बेटा 1/4, तो ये 1/4 आ गया। इसमें भी इस पूरे की पावर क्या है बेटा, इस दोनों के पास अल्फा है तो अल्फा कॉमन ले लिया, तो कितना है ये 0.1 और ये 0.4, 0.1 और 0.4 ये भी कितना आ गया बेटा 1/4, तो ये 1/4 की पावर क्या हो गई अल्फा हो गई, क्या हो गई अल्फा। यहाँ 1/4 की पावर क्या है, यहाँ 1/4 की पावर 1 है, तो 1/4 की पावर इधर 1 है, इक्वेट कर लो, यानी अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा की वैल्यू 1 आ गई। यानी ए के रिस्पेक्ट में किस ऑर्डर का रिएक्शन है भाई, ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। ए के रिस्पेक्ट में किस ऑर्डर का रिएक्शन है भाई, ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। आप डायरेक्ट भी समझ सकते हो, आप डायरेक्ट कैसे समझ सकते हो मैं आपको समझाता हूँ, डायरेक्ट भी बड़ा आसान है समझना। देखो पहले एक्सपेरिमेंट में और चौथे एक्सपेरिमेंट में बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखी गई है यानी फिक्स रखी गई है, कांस्टेंट रखी गई है यानी क्या रखी गई है फिक्स रखी गई है। यानी पहले एक्सपेरिमेंट में और फोर्थ एक्सपेरिमेंट में बी की कंसंट्रेशन को बदला नहीं गया है, वो कांस्टेंट है और फिक्स है, पर ए की कंसंट्रेशन को बदला गया है, ए की कंसंट्रेशन को बदला गया है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ए की कंसंट्रेशन 0.1 थी और फोर्थ एक्सपेरिमेंट में ए की कंसंट्रेशन 0.4 थी, यानी कितने गुना बदल दिया 4 गुना बदल दिया, यानी ए की कंसंट्रेशन 4 टाइम्स इंक्रीज कर दी। कितने टाइम्स इंक्रीज कर दी 4 टाइम्स इंक्रीज कर दी। तो देखो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 2.40 इन 10 की पावर
2 है, तो इसको लिख सकते हैं 24.0 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, तो इसमें भी अगर हम क्या करें 3, इसमें भी अगर मैं 4 बाहर ले लूं तो ये आ जाएगा 6.0। तो देखो बी की कंसेंट्रेशन नहीं बदली, हमने कांस्टेंट रखी, फिक्स कर दी, और ए की कंसेंट्रेशन 4 गुना बढ़ा दी। ए की कंसेंट्रेशन 4 गुना बढ़ा दी तो देखा रेट ऑफ रिएक्शन भी 4 टाइम्स क्या कर गया, रेट ऑफ रिएक्शन भी 4 टाइम्स इंक्रीज कर गया, यानी अल्फा क्या हो गया, अल्फा 1 आ गया। यानी ए के रिस्पेक्ट में किस ऑर्डर का है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर का हो गया। अब हमें बी भी निकालना है, तो बी भी निकालते हैं, बहुत आसान है बी निकालने के लिए, तो बी हम निकाल लेते हैं। तो बी निकालते हैं बेटा, बी के लिए देख लेते हैं। तो बी के लिए अगर आप देखोगे तो अब फिर 2 एक्सपेरिमेंट लोगे, अब फिर 2 एक्सपेरिमेंट लोगे, लेते हैं फिर से 2 एक्सपेरिमेंट। फिर 2 बार लिख लेता हूं मैं रेट को, फिर से 2 बार लिख लेता हूँ, रेट को मैं फिर से 2 बार लिख लेता हूँ। तो रेट लो है वो क्या है, ये बराबर होता है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर अल्फा कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बीटा। अब प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वालिटी लगाएंगे के, इसी को रेट लो बोल रहे थे, पर हमें ये नहीं पता था के कितना होगा, अल्फा कितना होगा और बीटा कितना होगा। इन्हीं की तो वैल्यू हमें फाइंड करनी है, अल्फा बीटा और के की। अल्फा बीटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है और के रेट कांस्टेंट। दूसरी बार भी लिख लो, रेट बराबर है के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर अल्फा कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बीटा। अब मैं 2 एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट करूंगा जिनमें ए की वैल्यू सेम होगी। पहले मैंने 2 एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट किए थे जिनमें बी की वैल्यू सेम थी, जिनमें बी की वैल्यू सेम थी, 0.1 इसमें भी थी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में और 0.1 इसमें भी थी, किसमें, फोर्थ एक्सपेरिमेंट में। और ए की कंसेंट्रेशन बदली गई थी, 4 टाइम्स की गई थी, और रेट ऑफ रिएक्शन भी कितना हो गया था, रेट ऑफ रिएक्शन भी कितना हो गया था भाई, 4 टाइम्स हो गया था। कितना हो गया था, 4 टाइम्स। अब मैं फिर 2 एक्सपेरिमेंट लूंगा, अब फिर से 2 एक्सपेरिमेंट ले रहा हूं मैं, तो फिर से 2 एक्सपेरिमेंट ले रहा हूं, और इन 2 एक्सपेरिमेंट में एक ही कंसेंट्रेशन सेम होनी चाहिए। तो देखो सेकंड एक्सपेरिमेंट और थर्ड एक्सपेरिमेंट में एक ही कंसेंट्रेशन सेम है। सेकंड एक्सपेरिमेंट में एक ही कंसेंट्रेशन 0.3 है और थर्ड एक्सपेरिमेंट में भी एक ही कंसेंट्रेशन 0.3 है। सेकंड एक्सपेरिमेंट में एक ही कंसेंट्रेशन 0.3, थर्ड एक्सपेरिमेंट में भी एक ही कंसेंट्रेशन 0.3। तो लेते हैं कौन से 2 एक्सपेरिमेंट लिए बेटा, अब सेकंड एक्सपेरिमेंट और क्या लिए बेटा, थर्ड एक्सपेरिमेंट। सेकंड एक्सपेरिमेंट में ये रहा रेट, सेकंड एक्सपेरिमेंट में ये रहा रेट, कितना है रेट, रेट है 7.2 इंटू 10 की पावर -2। ए की कंसेंट्रेशन कितनी है बेटा, 0.3 है। बी की कंसेंट्रेशन कितनी है बेटा, 0.2 है, 0.2 है। ये सेकंड एक्सपेरिमेंट से आ गया। अब थर्ड एक्सपेरिमेंट से, थर्ड एक्सपेरिमेंट में रेट कितना है, ये रहा रेट, कितना है रेट, 2.88 इंटू 10 की पावर -1, ये रेट है। थर्ड एक्सपेरिमेंट में ए की कंसेंट्रेशन कितनी है, 0.3 है, बी की कंसेंट्रेशन कितनी है, 0.4 है। तो ये थर्ड एक्सपेरिमेंट में हो गया। अब देखो सेकंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट को डिवाइड कर दो, तो डिवाइड कर दे रहे हैं, डिवाइड किया हमने, तो रेट कांस्टेंट से तो रेट कांस्टेंट कैंसिल, और देखो 0.3 की पावर अल्फा और 0.3 की पावर अल्फा ये कैंसिल ही हो गया, कैंसिल हो गया। सेकंड एक्सपेरिमेंट थर्ड एक्सपेरिमेंट को डिवाइड किया है, कितना आएगा, होल की पावर क्या रहेगी बेटा, बीटा। ये क्या है 0.2 था, ये क्या है 0.4 था, और देखो इसको क्या लिखेंगे, ये 2.88 इंटू 10 की पावर -1 है, इसको मैं लिख सकता हूं 28.8 इंटू 10 की पावर -2। 10 की पावर -2 से 10 की पावर -2 कैंसिल, और ये इसको डिवाइड करोगे तो 4 पे चला जाएगा, तो ये 4 पे चला जाएगा, कैंसिल करोगे तो 1 आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा 4, ये आ गया। ये 0.2 और 0.4 आ जाएगा आपका हाफ, क्या आ जाएगा, हाफ। तो 1/4 को मैं 1/2 के रिस्पेक्ट में लिखूं
तो अगर 1/2 के रिस्पेक्ट में लिखूंगा तो 1/2 की पावर क्या आएगा, ये 2 आएगा। तो यहाँ हाफ की पावर 2 या हाफ की पावर बीटा, यानी बीटा की क्या हो गया बेटा, 2 आ गया। यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी कितना आ गया, सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन हो गया। तो बी के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन हो गया। आप डायरेक्ट भी समझ सकते थे, डायरेक्ट समझने के लिए समझते हैं बेटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2.88 इंटू 10 की पावर -1 को मैं लिख सकता हूँ 28.8 इंटू 10 की पावर -2, यही है। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आगे 4 कर दूं इंटू 7.2, ये ऐसे लिखा जा सकता है। तो आप खुद ही देखो, एक ही सेकंड एक्सपेरिमेंट में एक ही कंसेंट्रेशन नहीं बदली, थर्ड एक्सपेरिमेंट में एक ही कंसेंट्रेशन नहीं बदली, यानी कांस्टेंट रही, फिक्स रही। और बी की कंसेंट्रेशन सेकंड एक्सपेरिमेंट और थर्ड एक्सपेरिमेंट में बदली है, यानी सेकंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट में एक ही कंसेंट्रेशन कांस्टेंट रखी गई, फिक्स रखी गई, चेंज नहीं की गई, बदली नहीं गई, ठीक है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया। और सेकंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट में मैंने क्या किया, सेकंड एक्सपेरिमेंट में जितनी कंसेंट्रेशन बी की थी उससे डबल कर दी मैंने कंसेंट्रेशन बी की, बी की कंसेंट्रेशन मैंने डबल की। और रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम्स बढ़ गया भाई, रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स बढ़ गया। रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम्स बढ़ गया, 4 टाइम्स बढ़ गया। तो ऐसा जब ही होगा, रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स बढ़ा, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था बी की पावर बीटा। अगर मैं बी की कंसेंट्रेशन डबल करता, रेट ऑफ रिएक्शन डबल होता, तब तो पावर 1 आता। लेकिन यहां मैंने बी की कंसेंट्रेशन क्या की है, 0.2 से 0.4 की, यानी डबल की है। और रेट ऑफ रिएक्शन जो हो गया वो कितने टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया, जबकि एक ही कंसेंट्रेशन क्या रखी गई है, कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने बी की कंसेंट्रेशन डबल की और रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स जब ही बनेगा जब बीटा कितना होगा, 2 होगा। तभी तो ये वैल्यू बाहर निकल के कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू बाहर निकल के कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू बाहर निकल के 4 हो जाएगी। तो इसका मतलब 4 टाइम्स जब ही पॉसिबल है, 4 टाइम्स जब ही पॉसिबल है। तो यानी रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी की पावर क्या है, बीटा है। मैंने बी की कंसेंट्रेशन क्या की है बेटा, डबल की है, और रेट ऑफ रिएक्शन डबल हुआ है, यानी मैंने बी की कंसेंट्रेशन डबल की है और रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हुआ है, डबल हुआ है। तो ये तो जब भी पॉसिबल है जब पावर कितनी होगी, 2 होगी। पावर कितनी होगी, 2 होगी। तो बीटा मेरा 2 आ गया। तो देखो अल्फा मिल गया, बीटा मिल गया। अब देखो रेट बराबर होता है किसके, के कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, ए की पावर अल्फा और बी की पावर बीटा। तो अगर वो आपसे पूछे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए कितना होगा, तो हमें पता है बेटा ए के रिस्पेक्ट में तो क्या है, अल्फा 1 आ गया। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए आ गया 1 और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी आ गया 2। अल्फा क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, और बीटा क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी। यानी अल्फा ऑर्डर का है ए के रिस्पेक्ट में, बीटा ऑर्डर का है बी के रिस्पेक्ट में। अल्फा 1 आया है तो फर्स्ट ऑर्डर का है ए के रिस्पेक्ट में, बीटा 2 आया है तो सेकंड ऑर्डर का है बी के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। अभी आपका के नहीं मिला, अब के निकाल लो। के के लिए आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, के लिए आप कोई भी एक एक्सपेरिमेंट ले लो, आपकी मर्जी है, फर्स्ट ले लो, सेकंड ले लो, थर्ड ले लो, फोर्थ ले लो। तो मान लो फर्स्ट ही सेलेक्ट कर लो, तो आप इसमें फर्स्ट की वैल्यू डाल दो। ए कितना है भाई, 0.1 ए की कंसेंट्रेशन, बी की कितनी है 0.1, और रेट कितना है बेटा, रेट है 0.0 इंटू 10 की पावर -3, यही है, ये आ गया। यूनिट भी डालनी पड़ती है तो यूनिट भी डालेंगे, अभी यूनिट में बाद में बताएं, पहले ऐसे समझा देता हूँ। तो कितना हो जाएगा ये आप देखो कितना हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी बेटा 0.1 की पावर 1 और 0.1 की पावर 2, तो ये आ जाएगा 0.1 की पावर 3। ये हो जाए 0.1 का मतलब होता है 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 मल्टीप्लाई होगी 3 से, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -3। 10 की पावर -3 से क्या कैंसिल हो गया, 10 की पावर -3। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 6.0 आ गई। तो k की वैल्यू मिल गई, कितनी मिल गई, 6.0 मिल गई।
ये रेट कांस्टेंट मिल गया। अभी इसकी यूनिट भी निकालेंगे हम, तो ये रेट कांस्टेंट मिल गया। तो देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो अब देखो, अगर यूनिट निकालनी है तो यूनिट भी बहुत आसान है। तो आपको रेट लॉ इक्वेशन लिखनी है तो लिखोगे, रेट लॉ होता है कितना, के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर अल्फा और कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बीटा। यही है कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर अल्फा और कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बीटा। अल्फा की वैल्यू आई 1, बीटा की वैल्यू आई 2 और रेट कांस्टेंट यानी के की वैल्यू आई है 6.0। तो वैल्यू डाल दो, 6.0 लिखो या 6 ही लिख दो। तो 6, तो के की वैल्यू डाल दी आपने 6, अल्फा की वैल्यू डाल दी 1 और बीटा की वैल्यू डाल दी 2। तो ये आपको रेट लॉ मिल गया एक्सपेरिमेंट से। किससे मिल गया? एक्सपेरिमेंट से रेट लॉ मिल गया। तो उन्होंने बताया था रेट लॉ निकाल लो। तो आपसे अगर वो पूछेंगे कि ए के रिस्पेक्ट में किस ऑर्डर का है, तो ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर का है। बी के रिस्पेक्ट में किस ऑर्डर का है, तो बी के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर का है। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? एन, एन होता है अल्फा प्लस बीटा। अरे एन होता है अल्फा प्लस बीटा, तो एन अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा 1 है, बीटा 2 है। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया 3। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका 3 आ गया। तो यानी थर्ड ऑर्डर का हो गया। किस ऑर्डर का है रिएक्शन? थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन है। तो थर्ड ऑर्डर का ये रिएक्शन हो गया। अच्छा, आपसे वो पूछेंगे यूनिट, अगर आपसे पूछे तो आप यूनिट निकाल सकते हो के की। तो के की यूनिट निकाली जा सकती थी, यूनिट के साथ डालता तो देखो यूनिट भी मिल जाती। यूनिट अगर मुझे चाहिए तो मैं पहले वैसे बता दे रहा हूँ, एक जनरल फॉर्मूला भी होता है लेकिन मैं पहले वैसे ही बता दे रहा हूँ। हम यूनिट के साथ डालेंगे तो हमने देखा रेट बराबर है के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर अल्फा और कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बीटा। ये है कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर अल्फा, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बीटा, यही है। तो देखो रेट क्या है, कोई भी एक्सपेरिमेंट ले लो। तो मैंने पहला एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट किया था, पहले एक्सपेरिमेंट में रेट ये था, कितना है रेट? 6.0 इंटू 10 की पावर -3। इसकी यूनिट भी डालेंगे बेटा, यूनिट भी। तो इसकी यूनिट जो आई थी, याद करो, इसकी यूनिट जो आई थी वो देखते हैं कितनी आएगी इसकी यूनिट। तो इसकी यूनिट थी मोल पर लीटर और पर मिनट, मोल पर लीटर पर मिनट, यही इसकी यूनिट थी, मोल पर लीटर पर मिनट। ये यूनिट आ गई थी। किसकी यूनिट थी? उसकी। ए की भी यूनिट डालेंगे। ए कितना है? 0.1 मोल पर लीटर। बी की भी डाल देंगे वैल्यू फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से। ए की वैल्यू डाली 0.1 फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से, बी की भी वैल्यू डाली 0.1 मोल पर लीटर। अल्फा 1 था और बीटा 2 था, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, पावर ऐड हो जाएंगी। 1 और 2 कितना हो जाएगा? पावर हो जाएगी 3। ये हो गया। 0.1 को मैं क्या लिख सकता था? 10 की पावर -3। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 की पावर -3। 0.1 को मैंने लिख दिया 10 की पावर -1। 0.1 को क्या लिख दिया? 10 की पावर -1। ये है, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा मोल की पावर क्यूब और लीटर की पावर -3। लीटर की पावर -3। -3 से -3 कैंसिल हुआ था, यही है। ये इसके अपोन में आ जाएगा। अपोन में मोल की पावर 3 और लीटर की पावर -3, ये है। तो हमने देख लिया था के की वैल्यू तो 6.0 थी। देखते हैं बेटा, ये मोल की पावर इसके पास क्या है? मोल की पावर 1 है, तो ये मोल की पावर 3 है, तो ऊपर जाके मोल की पावर -2। ये लीटर पर लीटर है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +2 और पर मिनट। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई हमें। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू मिली 6.0 मोल की पावर -2, लीटर की पावर 2 और पर मिनट। और ये कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है? थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन। 6.0 बोलो या 6 बोल दो, ये इसकी यूनिट होती है। इसे रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी, के को क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। इसकी अलग अलग यूनिट है, यूनिट से भी आप रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पहचान सकते हो। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए फर्स्ट ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी सेकंड ऑर्डर,
ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, थर्ड ऑर्डर, यानी फर्स्ट ऑर्डर ए के रिस्पेक्ट में है, रिएक्टेंट ए के रिस्पेक्ट में, सेकंड ऑर्डर रिएक्टेंट बी के रिस्पेक्ट में है, यानी फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है रिएक्टेंट ए के रिस्पेक्ट में, सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन है रिएक्टेंट बी के रिस्पेक्ट में, और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी पूरा रिएक्शन थर्ड ऑर्डर का है। पूरे रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है एन, वो होता है अल्फा प्लस बीटा, और वो एन होता है 1+2, यानी कितना हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। बैक एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन और दे रखे हैं, आप उनको ट्राई करना। जब नहीं होंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। सबसे बढ़िया टॉपिक है और इसी पे सबसे ज्यादा चांस है। वैसे 2 पे सबसे ज्यादा चांस होते हैं इससे क्वेश्चन आने का। एक तो ये रेट लॉ पे ये क्वेश्चन आने का चांस होता है, इसमें 3 एक्सपेरिमेंट या 4 एक्सपेरिमेंट दे देते हैं, डाटा दे देते हैं, और आपसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अल्फा बीटा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट, इन सब की वैल्यू पूछ लेते हैं। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, या 3 एक्सपेरिमेंट दे दे। दूसरा अरेनियस से आता था, अरेनियस वाला टॉपिक ही काट दिया आपका, तो यानी सबसे बढ़िया टॉपिक वो हट ही गया है। तो अब तो इसी पे सबसे ज्यादा चांस है, इन 2 पे ही चांस होता है। सबसे ज्यादा चांस अरेनियस पे ही होता था, क्योंकि उसमें लॉग भी देखना पड़ता था, तो उसी पे ज्यादा देते थे। लेकिन कभी वो नहीं देते थे तो इसको देते थे। ये 2 टॉपिक पे टीचर फोकस करते थे, लेकिन इस बार तो वो क्योंकि अरेनियस इक्वेशन कट गई है, इसलिए इसी पे आएगा क्वेश्चन जो है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप करना। जो नहीं होगा तो फिर हम करेंगे अगली क्लास में यहीं से कंटिन्यू। किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो। है बेटा किसी को कोई दिक्कत है? कोई नहीं है सर। बेटा? चलो क्लास एंड करूं बेटा, फिर क्लास एंड करूं? यस सर। ठीक है बेटा।